जितने भी नजरियों से देखेंगे आपको सच के उतने ही अलग अलग पहलू नजर आएंगे। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए रेप और उसकी हत्या के मामले में भी चारों तरफ सूचनाओं की भीड़ है। इनमें से कुछ आपको नजर आ रहे हैं और इनमें से कुछ आपको नजर नहीं आए। इनमें से कुछ सत्य हैं और इनमें से कुछ अर्ध सत्य हैं। और आज हम आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि अर्ध सत्य हमेशा खतरनाक होता है। अर्ध सत्य से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अर्ध सत्य झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आज हम कठुआ से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे। इस खुलासे में कुछ ऐसे सत्य हैं जो इस पूरे मामले की जांच को नई दिशा देंगे। हमारे पास इस केस से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो आज आया है और इस वीडियो में बलात्कार का एक आरोपी विशाल जंगोत्रा आपको दिखाई देगा और इस वीडियो ने सीधे सीधे कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो आज देश की आंखें खोल देगा, आप सबकी आंखें खोल देगा। हमने ये रिपोर्टिंग इसलिए की है ताकि 8 साल की बच्ची को इंसाफ मिल सके और उसके असली गुनाहगारों को दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिले। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि हम इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऐसे सत्य आपके सामने ला रहे हैं जिन्हें बड़ी ही चालाकी के साथ आपसे छुपा लिया गया था। आपने देखा होगा कि कठुआ रेप केस में 8 साल की बच्ची की तस्वीर तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। उसका नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज पूरा देश उस बच्ची का नाम भी जानता है, उस बच्ची की तस्वीर भी देख चुका है। इस रेप को धार्मिक रंग देकर उसके बाद आक्रोश पैदा करने की कोशिश की गई और कई लोगों ने इस केस के पीड़ितों की मदद के लिए ऑनलाइन चंदा मांगना भी शुरू कर दिया। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इस मामले को धार्मिक और राजनीतिक रंग देने के पीछे कुछ लोगों का निजी स्वार्थ था। इस दर्दनाक अपराध से फायदा उठाने के लिए तमाम लोग सामने आ गए थे, लेकिन सच बताने की फुर्सत किसी को नहीं मिली। किसी ने तथ्यों के आधार पर इस मामले का विश्लेषण नहीं किया। किसी ने, हम तो ये कहेंगे, इस केस पर ठीक से मेहनत नहीं की। हम पिछले 15 दिनों से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे थे। इस पूरे मामले की कुंजी है कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट और हमने और जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने इस चार्जशीट में लिखे एक एक शब्द को कई बार पढ़ा और फिर इसमें बताई गई तमाम लोकेशंस पर जी न्यूज के रिपोर्टर खुद गए। वहां कई दिनों तक रहे। वहां उन्होंने सैकड़ों लोगों से बात की। कठुआ से लेकर मुजफ्फरनगर तक हमने इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। हमारे 3 रिपोर्टर्स ने दिन रात इस मामले की तफ्तीश की। इन रिपोर्टर्स के लिए यह सिर्फ एक न्यूज असाइनमेंट नहीं था, ये उनके लिए कोई नौकरी का सवाल नहीं था। वो नौकरी नहीं कर रहे थे। ये सारे रिपोर्टर सत्य की खोज कर रहे थे, सत्य की तलाश में निकले थे। जैसे 8 साल की पीड़ित लड़की के माता पिता ऐसा ही कर रहे होंगे, उन्हें भी सत्य की तलाश होगी। वैसे ही जी न्यूज को भी सत्य की तलाश थी। हमने बहुत सारे लोगों से बात करके एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस मामले में ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने इस खबर को बहुत पेचीदा बना दिया है, लेकिन आज हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कई तरह के भ्रम तोड़ देगी। आज ये खबर न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को देखनी चाहिए, जांच एजेंसियों को देखनी चाहिए, आम जनता को देखनी चाहिए और इस देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपने अगले पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री तैयार करने से पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट में जो तथ्य हैं उनसे इस केस की आगे की जांच में बहुत मदद मिल सकती है, एक नई दिशा मिल सकती है। यह जांच एजेंसियों की आंखें खोलने वाला सत्य है और अगर आप चाहें तो इस खबर को देखने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी #कठुआ का सच हमने पिछली बार दिखाया था, आज नया हैशटैग होगा कठुआ का सत्य। कठुआ का सत्य पर आप ट्वीट करके अपनी राय इस देश तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं जी न्यूज के जरिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता लालू यादव अपने इलाज के सिलसिले में एम्स में भर्ती थे। आज ही उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर रांची के अस्पताल भेजा गया है।
लालू से मुलाकात को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी पर निशाना साधा। जिस पार्टी का मुखिया ही भ्रष्टाचार का समर्थक हो, वो पार्टी की सरकार ऐसे ही चलती है। राहुल गांधी आज लालू जी को मिलने के लिए जाते हैं और गले लगाकर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि राहुल ने लालू से मानवीय आधार पर मुलाकात की। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर लालू यादव जी से मिलते हैं तो आपके नियम बदल जाते हैं। जब राहुल गांधी एक ऐसे राष्ट्रीय नेता से मिलने गए जो अस्वस्थ हैं, उसमें आप सियासत ढूंढते हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? दिल्ली के एम्स अस्पताल से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को डिस्चार्ज करने पर भी विवाद हो गया है। लालू ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। ये साजिश के तहत चाहता है कि लालू यादव को फिजिकली माने स्वास्थ्य सब खत्म कराओ, इलाज पर मत करो, जल्दी से लौटाओ इसको। ये कठिन है, इसको फेस करेंगे हम। लालू को किडनी और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली लाया गया था। एम्स ने मेडिकल बोर्ड की सलाह के बाद लालू को वापस इलाज के लिए रांची भेजने का फैसला लिया। लालू ने रांची भेजे जाने से पहले एम्स के निदेशक को चिट्ठी लिखकर रांची नहीं भेजने की मांग की थी, लेकिन एम्स ने लालू की इस अपील को ठुकरा दिया। इससे नाराज लालू के समर्थकों ने एम्स के सुरक्षा गार्ड से बदसलूकी की। एम्स प्रशासन ने दिल्ली के हौस खास थाने में बदसलूकी की शिकायत की है। तो आएगी ना, अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। खुद लालू भी रांची के लिए जाते वक्त रेलवे स्टेशन पर पुलिस वालों को डांटने लगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर समीर टाइगर समेत 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। नौजवानों को गुमराह कर आतंकी संगठन में शामिल करने और हाल के दिनों में राजनीतिक नेताओं की हत्या के पीछे समीर टाइगर की बड़ी भूमिका थी। समीर भट्ट उर्फ टाइगर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। समीर हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुहरान वानी के 11 आतंकियों के ग्रुप में शामिल था। समीर की मौत के बाद इन 11 आतंकियों में से सिर्फ 3 आतंकी बचे हैं। तकरीबन 3-3.5 घंटे ये काउंटर चला और इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए, जिसकी पहचान हुई है समीर टाइगर द्रवगाम का और एक आकिब खान। समीर टाइगर से मुठभेड़ के दौरान सेना के मेजर रोहित शुक्ला और एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाजों ने आतंकियों को बचाने की कोशिश की, जिसमें एक की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि समीर टाइगर के मारे जाने से दक्षिण कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में काफी कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए जल्द ही एनएसजी के कमांडो तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक बंधक संकट और दूसरी बड़ी आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों की मदद के लिए एनएसजी कमांडोज को तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने हाल ही में कहा था कि एनएसजी को तैनात करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर में एनएसजी कमांडो तैनात होंगे। पहले भी एनएसजी के कमांडो जम्मू कश्मीर में तैनात किए जा चुके हैं। 1984 में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एनएसजी की स्थापना हुई थी। फिलहाल एनएसजी में करीब 7,500 कमांडो हैं। जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती सरकार में आज बड़ा फेरबदल हुआ है। 8 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिनमें से 6 बीजेपी और 2 पीडीपी के हैं। निर्मल सिंह की जगह विधानसभा स्पीकर कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री होंगे। कविंद्र गुप्ता के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा, राजीव जसरोटिया, देवेंद्र कुमार मनियाल और शक्ति राज परिहार को भी शपथ दिलाई गई है, जबकि सुनील शर्मा को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पीडीपी की तरफ से मोहम्मद अशरफ मीर और मोहम्मद खलील को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के निर्मल सिंह, प्रिया सेठी और बाली भगत को कैबिनेट से हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक निर्मल सिंह को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। नई टीम आई है और जिस तरह पुरानी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया था, अब नई टीम आई है, यंग है, एजुकेटेड है। मुझे उम्मीद है कि ये पहले से भी बेहतर काम कर सकेंगे। कठुआ में रेप की घटना को लेकर हुए विवाद के बाद बीजेपी के लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
कोई कारण नहीं है। कुछ नए लोगों को अवसर देना 5 साल बाद। कुछ लोग जो मंत्री पद में है वो पार्टी का जिम्मेदारी लेंगे, पार्टी से कुछ लोग मंत्री परिषद में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा, जातिवाद और आतंकवाद जैसे संकट से दुनिया को बचाने के लिए भगवान बुद्ध की करुणा के संदेश पर अमल करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने बुद्ध जयंती समारोह के उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के बीच कोई भेद नहीं होता है और किसी देश या विचारधारा पर हमला करने का भारत का कोई इतिहास नहीं रहा है। जैसे लोग मंत्र से मुग्ध तो होते ही हैं, वैसे ही हम बुद्ध से भी मुग्ध होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में उनकी मौजूदा सरकार भगवान बुद्ध के बताए करुणा और सेवा भाव के रास्ते पर चल रही है। हम सभी पर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी संकल्प लेंगे उसे अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर चले बिना दुनिया के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी, साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा था। 26 स्वर्ण के साथ भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने धार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आए उम्मीदवारों के सीने पर SC/ST लिखने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कल जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। मेडिकल टेस्ट के दौरान आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के सीने पर उनकी कैटेगरी लिख दी गई थी। विवाद बढ़ने के बाद दलील दी जा रही है कि ऐसा अलग अलग कैटेगरी के छात्रों की पहचान के लिए किया गया। हालांकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में छेड़खानी के वायरल वीडियो के मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी है। पुलिस 4-5 दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के अथक प्रयासों के बाद आज हम लोगों ने इस घटना में संलिप्त 4 लड़कों को अरेस्ट किया है, जिनकी संलिप्तता के पूरे प्रमाण हमें मिले हैं। अरेस्टेड 4 लोगों में 2 लोगों के चेहरे मिल गए हैं जो वीडियो क्लिप में हैं, और 2 लड़के ऐसे हैं जो उसको वीडियो क्लिप बनाने का काम कर रहे थे। शुक्रवार को जहानाबाद के एक गांव में कुछ लड़कों ने सड़क पर एक लड़की के कपड़े फाड़ दिए। लड़की चिल्लाती रही, इसके बावजूद आरोपी उसका अपमान करते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने SIT बनाकर कार्रवाई शुरू की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम धमाकों में कम से कम 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 9 पत्रकार भी शामिल हैं। धमाका स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे हुआ, जब एक बाइक सवार आत्मघाती हमलावर ने खुद को सुरक्षा विभाग के निदेशालय के बाहर विस्फोट से उड़ा लिया। 20 मिनट बाद ही उसी जगह दूसरा धमाका हुआ, लेकिन तब तक वहां बचावकर्मी और पत्रकार पहुंच चुके थे। काबुल में हुए धमाकों के कुछ घंटों के भीतर ही कंधार में एक सुसाइड बॉम्बर ने विदेशी मिलिट्री कॉन्वॉय को निशाना बनाया। इस धमाके में एक धार्मिक स्कूल में पढ़ने वाले 11 बच्चों की मौत हो गई। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम को समन जारी किया है। नलिनी से कहा गया है कि वो 7 मई को ईडी के कोलकाता दफ्तर में हाजिर हों। कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी चिदम्बरम की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी की पूछताछ से छूट मांगी थी। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने नलिनी को पूछताछ के लिए बुलाया है। शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन के साथ वित्तीय लेन देन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय नलिनी चिदम्बरम से पूछताछ करना चाहती है। शारदा ग्रुप ने लगभग 17 लाख लोगों से ठगी की थी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्री विशाल के जयकारे गूंज उठे।
देर रात से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। मंदिर परिसर में बद्री विशाल के भक्त लगभग आधा किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े थे। हर साल मतलब 2 बार हम आते ही हैं और बद्री विशाल की कृपा सब पर बनी रहे और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मिलिट्री बैंड भी हुआ था और यहाँ का जो कल्चरल डांस है वो भी हुआ था। भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ को मोक्ष का धाम भी कहा जाता है। आज का डीएनए बहुत खास है। आज हम कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस पर सबसे बड़ा खुलासा आप सबके सामने करने वाले हैं। हमने आज से ठीक 15 दिन पहले 16 अप्रैल को आपको कठुआ का सच दिखाया था, आप सबको याद होगा। हमने कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर कुछ सवाल उठाए थे, क्योंकि चार्जशीट में बहुत से तथ्य ऐसे लिखे हुए थे जिन पर शक पैदा होता था, जिनमें लूप होल्स दिखाई दे रहे थे। हमने कठुआ के उस गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी जहां 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या हुई थी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में गांव वालों ने बहुत से गंभीर सवाल उठाए थे और इन लोगों को क्राइम ब्रांच की जांच पर भरोसा नहीं था और ये तमाम लोग इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हमारी इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने हम पर भी सवाल उठाए थे और आरोप हम पर यह लगाए गए थे कि हम इस मामले में आरोपियों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ सत्य की तलाश कर रहे हैं। इस केस को लेकर हमारी जांच पड़ताल पिछले 15 दिनों से जारी थी और अब हमें इस केस में एक ऐसा सबूत मिला है जिसे देखकर यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने अपना काम ठीक से नहीं किया। आज हम आपको बताएंगे कि उस दिन क्यों हम कह रहे थे कि इस मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। आज आपको पता चलेगा ये बात क्यों कही गई थी। जी न्यूज के 3 रिपोर्टर्स ने दिन रात इस मामले की तफ्तीश की। इन रिपोर्टर्स के लिए यह सिर्फ एक न्यूज असाइनमेंट नहीं था। वो कोई नॉर्मल रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं गए थे, ये उनके लिए कोई नौकरी का सवाल नहीं था। जी न्यूज के रिपोर्टर सत्य की तलाश ठीक उसी तरह कर रहे थे जैसे 8 साल की पीड़ित लड़की के माता पिता कर रहे होंगे। यहां हम एक बार फिर यह साफ कर देना चाहते हैं कि हमने यह रिपोर्टिंग इसलिए की है ताकि 8 साल की बच्ची को पूरा इंसाफ मिल सके, उस पर राजनीति ना हो और उसके असली गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज भी बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि हम इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम ऐसे सत्य आज आपके सामने रखेंगे जिन्हें बड़ी ही चालाकी के साथ आपसे, देश से छुपा लिया गया था। इस सत्य की पुष्टि एक सीसीटीवी वीडियो से होगी जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी ताकि आप सीसीटीवी वीडियो की गंभीरता को समझ सकें, ताकि आप यह समझ सकें कि जो एविडेंस, जो सबूत आज हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं वो कितना बड़ा और कितना अहम सबूत है और वो सबूत किस तरफ इशारा कर रहा है। ये सबूत इस देश में बहुत सारे लोगों को आज अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें परेशान करेगा, क्योंकि सच बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। इस पूरे केस की एक अहम कड़ी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस केस का एक आरोपी जिसका नाम है विशाल जंगोत्रा, ये आरोपी विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहा है और फर्स्ट ईयर का छात्र है। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक, आपको बता दें ये मेरे हाथ में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट है, इसके कुछ अहम हिस्से आज मैं आपको पढ़ कर भी बताऊंगा। इस चार्जशीट के मुताबिक 10 जनवरी 2018 को इस केस के नाबालिग आरोपी ने 8 साल की बच्ची का अपहरण किया था। फिर से आप सुन लीजिए, इस केस का इसमें एक नाबालिग आरोपी है जिसने बच्ची का अपहरण किया था और 11 जनवरी को उसने, यानी उस नाबालिग ने अपने मामा के बेटे विशाल जंगोत्रा को ऑफर दिया था कि अगर वो चाहे तो वो भी इस बच्ची से रेप कर सकता है। ऐसा चार्जशीट में लिखा है। चार्जशीट के मुताबिक इसके अगले ही दिन सुबह 6 बजे विशाल जंगोत्रा मेरठ से कठुआ के रासना गांव पहुंच गया और फिर उसने नाबालिग आरोपी के साथ मिलकर बच्ची के साथ रेप किया।
इस चार्जशीट के मुताबिक लोहड़ी के दिन यानी 13 जनवरी को आरोपियों ने बच्ची की हत्या की थी। 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार था और उसी दिन इन सारे आरोपियों ने बच्ची की हत्या की थी उस त्योहार के दिन। और 15 जनवरी को यानी 2 दिन के बाद इस बच्ची की लाश को ठिकाने लगा दिया गया। 2 तारीख आपको याद रखनी है। 13 जनवरी लोहड़ी का दिन, जिस दिन इस बच्ची के साथ बलात्कार के बाद इसकी हत्या कर दी गई, और 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी की तारीख, जिस दिन इसकी लाश को, बच्ची की लाश को ठिकाने लगाया गया। इस चार्जशीट में लिखा है कि 15 जनवरी को नाबालिग आरोपी और विशाल जंगोत्रा ने मिलकर लड़की के शव को जंगल में फेंका। इस चार्जशीट के मुताबिक शाम 4 बजे के बाद नाबालिग आरोपी विशाल को छोड़ने के लिए घगवाल रेलवे स्टेशन गया और वहां से विशाल जंगोत्रा मेरठ के लिए रवाना हो गया, यानी मेरठ चला गया। यहां पर हम नाबालिग आरोपी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो इसमें आरोपी है वो नाबालिग है, वो और उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए नाबालिग आरोपी कहकर हम उसे संबोधित कर रहे हैं। यानी कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट को पढ़कर यह समझ में आता है कि विशाल जंगोत्रा 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक कठुआ में ही मौजूद था, क्योंकि इसमें लिखा है कि शाम 4 बजे के आसपास लाश को ठिकाने लगाया गया था। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और यह वीडियो कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर के एक एटीएम का है। यह एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और यह सीसीटीवी फुटेज 15 जनवरी 2018 का है, उसी दिन जिस दिन बच्ची की लाश को ठिकाने लगाया गया। दोपहर 3:03 पर इस एटीएम के अंदर एक लड़का दाखिल होता है। इस लड़के ने टी शर्ट पहनी है, लड़के ने गले में चेन पहनी है। एटीएम में इस लड़के के अलावा 5 अन्य लोग मौजूद हैं। कुछ लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं और यह लड़का लाइन में पीछे खड़ा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, यह लड़का आपको इसमें दिखाई देगा। खास बात यह है कि लड़के ने अपने गले में एक चेन पहनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि एटीएम के अंदर खड़े बाकी युवक इस लड़के के जानने वाले ही हैं, क्योंकि ये लोग आपस में हंसकर बातें कर रहे हैं। यह सिलसिला 3:06 और 5 सेकंड तक चलता है और फिर ये चेन पहने हुए युवक एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट करता है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिख रहा है कि 3:06 और 50 सेकंड पर इस लड़के ने एटीएम से पैसा निकाला और एक नोट किसी और लड़के को दिया और एक नोट वापस अपने वॉलेट में रख लिया। इसका मतलब जो दूसरा लड़का है वो इसके जानने वाला ही लड़का है। ये नोट 500 रुपए के लग रहे हैं और फिर ठीक 3:07 पर यह लड़का इस एटीएम से बाहर निकल गया। यह लड़का कौन है, यह जानने से पहले आपको इस पूरे केस के मुख्य आरोपियों में से एक विशाल जंगोत्रा की तस्वीर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, तभी आप मैच कर पाएंगे कि यह लड़का कौन है। यह विशाल जंगोत्रा की तस्वीर है, इसे आप ध्यान से देखिए। और जब आपको उस लड़के की तस्वीर एक बार फिर हम दिखाएंगे जो एटीएम से पैसा निकाल रहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लड़का कौन है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। ये दोनों ही तस्वीरें विशाल जंगोत्रा की हैं। वही विशाल जंगोत्रा जो जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच के मुताबिक 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक पीड़ित लड़की की लाश ठिकाने लगा रहा था और 15 जनवरी को ही दोपहर 3:03 पर वही लड़का मुजफ्फरनगर के मीरापुर के एक एटीएम से पैसे भी निकाल रहा था। सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति एक ही दिन में 2 जगह मौजूद कैसे हो सकता है। विशाल जंगोत्रा अगर मुजफ्फरनगर में था तो फिर क्राइम ब्रांच ने उसे अपनी चार्जशीट में कठुआ में मौजूद क्यों और कैसे दिखाया। यही आज का सबसे बड़ा खुलासा है और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। यहां हमें चार्जशीट के तथ्यों को दूरियों के आधार पर भी चेक करना होगा। कठुआ से गगवाल की दूरी करीब 32 किलोमीटर है। गगवाल इसलिए क्योंकि गगवाल रेलवे स्टेशन से ही वो ट्रेन पकड़कर मेरठ गया और इस दूरी को तय करने में करीब 45 मिनट लगते हैं। इसके बाद अगर वहां से सड़क मार्ग से मुजफ्फरनगर के मीरापुर जाना हो तो यह दूरी करीब 537 किलोमीटर की है।
और इसे तय करने में करीब 9 घंटे 35 मिनट लगते हैं, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे 20 मिनट का सफर होगा अगर घगवाल रेलवे स्टेशन से मीरापुर जाना हो। अगर सड़क की बजाय ट्रेन के जरिए मीरापुर जाना हो तो घगवाल से मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन तक जाना होगा और यह दूरी 504 किलोमीटर की है और इसे तय करने में करीब 9 घंटे का समय लगेगा। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन मीरापुर से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है, यानी इस दूरी को तय करने में करीब 1 घंटा और लगेगा, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे 45 मिनट लग जाएंगे घगवाल रेलवे स्टेशन से इस एटीएम तक पहुंचने में। और अगर किसी को हवाई मार्ग से मीरापुर जाना है तो उसे पहले जम्मू जाना होगा। यह दूरी करीब 48 किलोमीटर की है और इसे तय करने में 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे। इसके बाद वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली आना होगा, इसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा और फिर दिल्ली से मीरापुर जाने में कम से कम 3 घंटे का समय और लगेगा, यानी फ्लाइट से जाने में भी करीब कम से कम 5 घंटे तो जरूर लग जाएंगे। अब हम आपको वो बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं जिसके मुताबिक 15 जनवरी को मीरापुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 1000 रुपए निकाले गए हैं। ये बैंक अकाउंट विशाल जंगोत्रा की बहन मोनिका शर्मा का है और मोनिका ने अपना डेबिट कार्ड अपने भाई विशाल जंगोत्रा को दिया हुआ था, यानी विशाल ने 15 जनवरी को अपनी बहन के अकाउंट से ही 1000 रुपए निकाले थे और इसका जिक्र बैंक की स्टेटमेंट में आपको साफ साफ मिलता है। हमने ये सीसीटीवी फुटेज आज आरोपी विशाल जंगोत्रा के परिवार को भी दिखाया और विशाल के परिवार वालों ने इसकी पुष्टि की है कि सीसीटीवी में दिखने वाला युवक विशाल जंगोत्रा ही है। विशाल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है। हमारे संवाददाता राजू केरनी ने विशाल जंगोत्रा की 2 बहनों और उसकी मां से आज बात की और यह जानने की कोशिश की कि जो वीडियो आज हम आप सबको दिखा रहे हैं, पूरे देश को दिखा रहे हैं, इस वीडियो में जो लड़का है ये लड़का उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का भाई है या फिर कोई और है। ये वीडियो जो है, इस वीडियो को पहचान सकते हैं आप? इस वीडियो सर इसमें मेरा भाई है। ये कहाँ का वीडियो लग रहा है आपको? सर यहाँ का तो नहीं है, ये वहीं पे है जहाँ पे वो पढ़ाई करता है। आप अगर इसमें आपका भाई कौन सा, आप बताएंगे इसमें? सर ये मेरा भाई है। कौन सा? ये वाला विशाल। इसके साथ जो लड़के दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? सर इनको नहीं मैं जानती, लेकिन मेरा भाई ये है। ये कैसे आप पक्का कह सकते हैं ये वहाँ का ये वीडियो है? ये वहीं का वीडियो है, मुझे नहीं पता ये उसी जगह का है, वैसे जहाँ पे वो पढ़ाई करता है ये वहीं का है। ये मेरा भाई है, ये जिसके गले में चेन है। हाँ जिसके गले में चेन है ये मेरा भाई है। सर ये वहीं का वीडियो है, वो यहाँ पे आया ही नहीं है, यही सच है, वो यहाँ पे नहीं आया। आपको क्या लगता, यकीन हो गया कि आपका भाई जो था वहाँ पे था? सर हमें पहले ही यकीन था, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था। आज प्रूफ है कि वो वहीं पे था। इस वीडियो में आपके भाई ने जो कपड़े पहने हुए हैं ये उसी के है सर। ये गले में चेन पहनी हुई वो भी उसी की है और कपड़े भी उसी के हैं। आपने अपनी जो है अकाउंट की कॉपी जो अपना एटीएम उसको क्यों दिया हुआ था? क्योंकि उसके पास पैन कार्ड नहीं था और बिना पैन कार्ड के कोई भी अकाउंट नहीं खुलेगा। तो अभी उसने अप्लाई भी नहीं किया, तो मैंने ये कहा उसको कि अब भी तेरे को चाहिए तो मेरा ले जा, क्योंकि मैंने नया ही अकाउंट बनाया था, अभी उसको स्टार्ट भी नहीं किया था। तो अभी ना मैंने SBI का, जब से उसने एडमिशन लिया ना वो तब से वहीं से निकलवा रहा है। पापा यहाँ से डलवाते थे, वो वहाँ से निकलवा लेता था। आप उसकी पूरी पासबुक पे देख सकते हो, उसकी पूरी लोकेशंस वहीं की है, मीरपुर की है, यहाँ से वो निकलवाता है। वैसे ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें कौन है? इसमें पहचान सकते हैं आपका बेटा कोई है यहाँ पे? सर ये हमारा विशाल बेटा। पक्का आपको? हाँ पक्का मेरा बेटा है। चैन डाली गले में, पापा ले मैंने चैन बनवाई, इसके लिए चांदी की चैन दोनों भाइयों के लिए लाई थी। कैसे पक्का कह सकते हैं ये विशाल ही है? भैया मेरा बेटा है विशाल, ये मेरा बेटा बोला बेटा, मेरा विशाल बेटा है मेरा, ये मेरा बेटा है विशाल, मेरा बेटा है, मेरा विशाल बेटा है। आप पहचानिए इसमें
भैया आज मीडिया में दिखाया जा रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया ने बहुत गंदगी फैलाई। आज मीडिया में यही फोटो गंदे शब्द से दिखाया जा रहा था, लेकिन इस फोटो को देखिए, वही चेन और वही चेहरा है। ये विशाल है और ये मेरठ के मीरापुर में था। उधर की फोटो है, देखिए हमारे जम्मू में है ये लोग। आप ये देखिए कि ये फोटो जो है, ये जो चेहरे हैं, ये हमारे जम्मू के हैं। मैं चाहती हूँ सच में इंसाफ चाहिए, सीबीआई चाहिए। हमें 100% पता था कि हमारा बच्चा उधर है, लेकिन क्राइम ब्रांच ने सब सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन भगवान गवाह है, सच के साथ भगवान होता है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। ये विशाल जंगोत्रा का परिवार था। उनके परिवार के पास हम इसलिए गए थे कि वो अपने बेटे को पहचान सकें और हमें ये बता सकें कि जो वीडियो आज हम आप सबको दिखा रहे हैं, उस वीडियो में वही लड़का है या कोई और लड़का है। आगे भी हम आपको, हमारे पास उसकी और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे विशाल की, ताकि आप मिलाकर उनको देख सकें। एक खास बात यह है कि हर तस्वीर में इस लड़के ने एक सोने की चेन अपने गले में पहनी हुई है और वो हर तस्वीर में दिखाई देती है, वीडियो में भी दिखाई देती है। अब मैं आपके सामने चार्जशीट के कुछ अंश पढ़कर आपको बताना चाहता हूं 15 जनवरी के बारे में। 15 जनवरी 3 बजे जब ये लड़का विशाल इस एटीएम से पैसा निकाल रहा है, उसी 15 जनवरी में उसी वक्त ये चार्जशीट उसके बारे में क्या कहती है। इसमें लिखा है, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड फर्दर रिवील्ड दैट ऑन 15th January 2018 accused सांजीराम told JCL and his son accused विशाल जंगोत्रा। JCL में आपको बता दूं कि JCL का मतलब है यहां पर जुवेनाइल इन कॉन्ट्रावेंशन विद लॉ, जिसको कई बार JDB कहते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी यानी जुवेनाइल ऑफेंडिंग। इस तरह के शब्द आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो नाबालिग है, उसका नाम नहीं बता सकते, इसलिए उसे JCL कहकर संबोधित किया गया है। विशाल जंगोत्रा had refused to he told them that Kishore had refused to bring the car, hence they cannot throw the dead body in the canal, and accordingly directed them to throw the dead body in the jungle as it was not safe to keep it inside Devisthan anymore, as the people were likely to visit Devisthan on the following day for Fanda, which was to be performed by accused Sanji Ram himself। यानी गाड़ी नहीं आ रही थी। पहले प्लान यह था कि गाड़ी में उस लाश को डालकर उसको ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन अब गाड़ी नहीं आ रही है, ऐसा इसमें लिखा है। इसके बाद इसमें विशाल के बारे में लिखा है, अकॉर्डिंगली JCL एंड अक्यूज्ड विशाल जंगोत्रा डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट द प्लान विदाउट मनु। एक और अक्यूज्ड है। एज पर द प्लान JCL along with accused Vishal went to Devisthan. Accused Vishal Jangotra opened the door while JCL lifted the dead body on his shoulder. यानी विशाल ने दरवाजा खोला और जो जुवेनाइल है उसने लाश को अपने कंधे पर उठाया। The accused Vishal Jangotra locked the door and JCL disposed of the dead body by throwing it inside the jungle while accused Vishal Jangotra was guarding outside bushes. इसके बाद ये चार्जशीट कह रही है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं, कि उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया और लाश को वो जंगल में ले गए। जो जुवेनाइल है, जो छोटा बच्चा है, वो लाश को ठिकाने लगा रहा था और ये जो लड़का है विशाल, ये चौकीदारी कर रहा था, रखवाली कर रहा था जंगल में खड़ा होकर कि कहीं कोई आ ना जाए। इसके बाद इसमें लिखा है, आफ्टर थ्रोइंग द बॉडी JCL एंड अक्यूज्ड विशाल जंगोत्रा रिटर्न्ड होम एट अराउंड 4 PM। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें लिखा है एट अराउंड 4 PM। 15 जनवरी शाम 4 बजे JD went to Samadhiya near the court Hiranagar, where other village boys were playing, and met his friend, namely Amit Sharma, and informed him about the murder of victim, a fact corroborated by friends of Amit. Thereafter, JCL accompanied accused Vishal to Gagwal railway station, where from accused Vishal left for Meerut. इसमें ऐसा लिखा है, यानी
उसके बाद जो जुवेनाइल है वो विशाल के साथ गगवाल रेलवे स्टेशन तक गया और वहां से विशाल मेरठ के लिए रवाना हो गया ट्रेन के जरिए। जब रेलवे स्टेशन गया है तो फिर ट्रेन से ही गया होगा, लेकिन ये सब 4 बजे के बाद हुआ है, क्योंकि 4 बजे का समय इस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि 4 बजे तो ये अपने घर से किसी दूसरे दोस्त के घर जाने के लिए निकले हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 4 और 5 बजे शाम को विशाल जंगोत्रा इसी जगह पर मौजूद था, कठुआ में मौजूद था। ये चार्जशीट कह रही है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कश्मीर क्राइम ब्रांच ने अपना काम ठीक से नहीं किया। या तो हो सकता है वो तारीख भूल गए हों, 15 तारीख की बजाय उन्होंने 14 की बजाय 15 लिख दिया हो, 13 तारीख की बजाय 15 लिख दिया हो, हम नहीं कह सकते। हो सकता है तारीख लिखना भूल गए हों, लेकिन अगर ऐसा है और वो गलत तारीख लिख रहे हैं तो इस तरह के मामले में ये बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। हम एक बार फिर से ये कहना चाहते हैं कि हम उस 8 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इस हत्या का जो भी आरोपी हो उसे इस देश की सबसे बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन क्राइम ब्रांच को अपना काम ठीक से करना चाहिए था, क्योंकि इस चार्जशीट में बहुत सी बातों पर सवाल उठते हैं। हालांकि इस चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड की बात भी लिखी है, जिसे आप CDR भी कहते हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पहली नजर में आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि सभी आरोपी घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। अगर पुलिस के पास विशाल जंगोत्रा के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स मौजूद हैं तो उसे ये सबूत भी अदालत में पेश करने चाहिए। अब हम आपको अपनी वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसने कठुआ केस में पुलिस की चार्जशीट पर कई सवाल खड़े किए हैं। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, 15 दिन से जी न्यूज के 3 रिपोर्टर दिन रात सिर्फ इसी केस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पर गए हैं। और ये जो चार्जशीट है, मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे रिपोर्टर्स को शायद अब तक मुंह जबानी याद हो गई होगी, इतनी बार उन्होंने इस चार्जशीट को पढ़ा है। क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ और क्या क्या नए सबूत मिले, कितने लोगों से वो मिले, वो सारे लोग इन आरोपियों के आसपास के लोग थे, विशाल जंगोत्रा के आसपास के लोग थे। कुछ जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। उन सब ने क्या कहा और हमें क्या क्या सबूत मिले, आपको इस रिपोर्ट को देखकर पता चलेगा। आठ वर्ष की मासूम बच्ची के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलना जरूरी है, ताकि कोई भी फिर इस तरह का घिनौना काम कभी नहीं करे। आरोपियों के खिलाफ केस पूरी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। चार्जशीट में कोई भी लूपहोल गुनहगारों को बचा सकता है। इसीलिए हमने 15 जनवरी 2018 को दोपहर 3:03 का ये CCTV वीडियो सबके सामने रखा है। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक विशाल जंगोत्रा जम्मू के कठुआ में मौजूद था, लेकिन हमारे पास जो CCTV वीडियो है उसमें 15 जनवरी को दोपहर 3:03 पर विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ATM में मौजूद था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद हो। 19 अप्रैल को हमारे संवाददाता पवन नारा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की थी। इसके बाद 26 अप्रैल को हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ ने इस रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए मुजफ्फरनगर का रुख किया। सबसे पहले हमारी टीम मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मौजूद आकांक्षा कॉलेज पहुंची। वहां हमें जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच की टीम के अधिकारी भी मिले। क्राइम ब्रांच की टीम ने करीब 1.5 घंटे तक आकांक्षा कॉलेज के प्रिंसिपल मंजीत सिंह से पूछताछ की, उनका बयान दर्ज किया और विशाल जंगोत्रा से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। आकांक्षा कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह दावा किया कि विशाल जंगोत्रा ने क्लासेस भी रेगुलर अटेंड की और 9 जनवरी से शुरू हुई परीक्षाएं भी विशाल ने ही दी है।
कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो चार्जशीट है उसी को सही साबित करने की कोशिश कहीं ना कहीं नजर आ रही है? चार्जशीट का इनका मानना यही है कि उस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिए, यहाँ किसी डमी को बैठा दिया, बट ऐसा नहीं है। जब बच्चे ने एग्ज़ाम दिए वो 9 तारीख से यहाँ प्रेजेंट रहा और मकान मालिक का स्टेटमेंट था जो मीरापुर में है, उन्होंने भी कहा कि बच्चा यहीं था। अब वो देखते हैं क्या होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके बाद हम मुजफ्फरनगर के मीरापुर में मौजूद उस मकान में पहुंचे जहां पर विशाल किराए पर रह रहा था। 19 अप्रैल को हमारे संवाददाता पवन नारा ने भी यहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ ने मकान मालकिन सुमन शर्मा और उनके पूरे परिवार से बातचीत की। सुमन का दावा है कि विशाल जंगोत्रा 7 जनवरी 2018 से लेकर गिरफ्तार होने तक उनके घर में ही मौजूद था। फोटो देखने पर पुलिस ने क्या कहा, कुछ कहा? नहीं, हाँ उसको कहा कि फोटो बंद कर दो, इस फोटो को इसे मत दिखाओ, फोटो बंद कर। हाँ फोटो क्यों, इस फोटो को रहने दो। मैम आप कहाँ, मैंने मना कर दिया था ना कि मैं गवाही देने वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे चक्की से लपड़ी से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा मैम कोई जरूरत नहीं, आप इसे फोटो को भी रहने दो, जबकि हम उस फोटो को दे रहे थे उन्हें कि आपको अगर काम आता हो तो ये फोटो ले जाओ और वहाँ लगा देना कि ये प्रूफ है 16 तारीख को बच्चा यही। हमारी टीम ने सुमन शर्मा के 7 साल के पोते से भी बातचीत की। 7 वर्ष के बच्चे ने भी यही बताया कि विशाल जंगोत्रा उनके घर में मौजूद था। बेटा तुमको याद है दादी का बर्थडे था जिस तारीख को, कौन सी तारीख थी उस दिन? क्या 14 तारीख थी। 14 जनवरी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भैया ऊपर बैठे थे, अम्मा जल्दी लेने जा रही थी तो फिर मैं भी अम्मा के साथ गया। मैंने पूछा भैया आज तो अम्मा का बर्थडे है, आप नहीं आओगे? तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाएंगे। बस। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में इस किराए के घर का कोई जिक्र ही नहीं है। ये भी नहीं बताया गया है कि विशाल को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने विशाल जंगोत्रा की मकान मालकिन का बयान भी दर्ज किया था, लेकिन ये सब बातें चार्जशीट में नहीं है। हालांकि क्राइम ब्रांच ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की बात की है। आपको क्या लगता है कि पुलिस ने जैसे नाम लिया है इस बच्चे का कि ये तो वहाँ था और ये वारदात में शामिल था, क्या आपको वजह इसके पीछे लग रही है? मैम हमें तो कुछ नहीं लग रहा, हमें तो यही लग रहा कि भाई पता नहीं वहाँ लोग कैसे फंसा रहे हैं उस लोग बच्चे को बेचारे को। जब तक वो यहाँ था इतना हमने था, हमने जब मैंने देखा जब तक पता हो सकता है वो रात में प्लेन में कहीं चला गया हो उड़ के। इसके बाद हमने विशाल के बैंक ट्रांजैक्शंस की पड़ताल की। जम्मू में मौजूद हमारे रिपोर्टर राजू केरनी ने विशाल जंगोत्रा की बहन मोनिका से इस संबंध में बातचीत की। मोनिका ने बताया था कि विशाल जंगोत्रा उनका ही स्टेट बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते थे। उसको जाना था क्योंकि एडमिशन हो चुकी थी उसकी, तो फिर उसको जाना था तो मैंने उसको अपना एटीएम दे दिया कि ये ले तुम मेरा कार्ड ले जा, क्योंकि इसमें मैंने अभी पैसे नहीं डलवाए हैं, अभी खाली पड़ा, जस्ट मैंने बनाया न्यू अकाउंट, तो तू यूज़ कर दो। मेरा भाई है, मैं तो यूज़ करने के लिए दूंगी उसको। और उसमें पापा ने ही पैसे डलवाए और उसने फर्स्ट टाइम वहीं से निकलवाए हैं। जब से उसने एडमिशन लिया ना वो तब से वहीं से निकलवा रहा है। पापा यहाँ से डलवाते थे, वो वहाँ से निकलवा लेता था। अब उसकी पूरी पासबुक पे देख सकते हो, उसकी पूरी लोकेशंस वहीं की है, मीरपुर की है, यहाँ से वो निकलवाता है वैसे। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक विशाल जंगोत्रा 12 जनवरी को सुबह 6 बजे जम्मू के कठुआ पहुंच गया था और 15 जनवरी को शाम 4 बजे तक वो कठुआ में ही मौजूद था। लेकिन विशाल जंगोत्रा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एटीएम कार्ड की डिटेल्स ये बताती हैं कि इन तारीखों के बीच इसी एटीएम कार्ड का 3 बार इस्तेमाल किया गया और इसी तारीख में से एक अहम तारीख 15 जनवरी 2018 की तारीख SBI बैंक की सीसीटीवी की फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएम से 15 जनवरी की दोपहर 3 बजे कार्ड स्वाइप कर 1000 रुपए निकाले गए। हमें ये भरोसा है कि ये प्रमाण जांच कर रही टीम को काफी मदद देंगे और 8 वर्ष की मासूम बच्ची को पूरा इंसाफ दिलाएंगे। इस घिनौने अपराध को करने वाले गुनहगार किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। जम्मू से राजू केरनी के साथ पूजा मक्कर, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। इस मामले में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसी लोकेशन नहीं जहां हमारे रिपोर्टर्स ना गए हों। और जिस एटीएम की हम बात कर रहे हैं मीरापुर में, वहां पर भी हमारे रिपोर्टर्स गए थे। उस एटीएम की तस्वीर हमारे पास है, बाहर की तस्वीर भी है हमारे पास, अंदर की तस्वीर भी है। ये देखिए, ये उस एटीएम की लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आप नक्शे पर देखेंगे, और ये उसकी लोकेशन है जो नक्शे पर आ रही है। और
बाहर की तस्वीर उस एटीएम की, यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जहां की अंदर का वीडियो जो सीसीटीवी वीडियो है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। मीरापुर इस जगह का नाम है जो मुजफ्फरनगर के पास है। दो बातें हम आपको और बताना चाहते हैं। कश्मीर की जो क्राइम ब्रांच है, जाहिर है उसके पास भी कुछ ना कुछ सबूत जरूर होंगे जब उन्होंने इस लड़के को इस मामले में आरोपी बनाया है। और उन्होंने चार्जशीट में क्या लिखा है वो आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कॉल डिटेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स यूज्ड बाय द अक्यूज्ड पर्संस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसर्न क्वार्टर्स। द सीडीआर्स ऑब्टेन्ड हैव प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश्ड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें वो कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड हैव प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश्ड द इंडिविजुअल एंड कॉमन लोकेशंस ऑफ ऑल द अक्यूज्ड यानी सारे अक्यूज्ड की, of all the accused in and around the scene of crime on crucial dates of occurrence। इसका मतलब है कि क्राइम ब्रांच ने इन सारे लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाल ली होंगी, इनके मोबाइल फोन के जरिए इनकी लोकेशन भी पता कर ली होगी। और इस चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमने सबके कॉल डिटेल्स निकाल लिए हैं, उनकी लोकेशन निकाल ली है, सारे अक्यूज्ड के बारे में उन्होंने लिखा है। और इनका यह भी कहना है कि इट हैज एस्टेब्लिश्ड देयर लोकेशंस ऑफ ऑल द अक्यूज्ड इन एंड अराउंड द सीन ऑफ क्राइम, यानी जहां ये घटना हुई है उसके आसपास। अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स क्राइम ब्रांच ने निकाली हैं वो कौन सी डिटेल्स हैं, कौन से फोन की डिटेल्स हैं, उसी लड़के का फोन है, क्या वो फोन उसी लड़के के पास था यानी विशाल के पास ही था। और अगर वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड सही हैं, लोकेशन सही है, तो फिर यही लड़का मुजफ्फरनगर में क्या कर रहा था उसी दिन। ये सारे सवाल हैं जिनका सबसे बेहतर जवाब हमारे वो 3 रिपोर्टर्स आपको दे सकते हैं जो कि इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। जम्मू से राजू केरनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, दिल्ली से हमारे 2 रिपोर्टर्स गए थे, पूजा मक्कड़ और पवन नारा, और इन तीनों ने मिलकर कठुआ के सत्य की खोज की है और उस सत्य को वो आज आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम पूजा के पास चलेंगे। पूजा, आपसे हम जानना चाहते हैं, रिपोर्ट में आपने जो बताया वो हमने देख लिया। आप कई दिनों तक मुजफ्फरनगर में रहीं, उस घर में गई जहां विशाल रहता था, वो घर के जो उनकी जो मकान मालकिन है उससे आपने बात की और तमाम लोगों से आपने बात की, आसपास के जो पड़ोसी हैं, बाजार में जो दुकानदार हैं। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन से क्या बात सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल सुधीर जी, जो तस्वीरें आज हम जी मीडिया के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग विजुअल एविडेंस है जो ये बता रहा है कि 15 जनवरी को दोपहर में 3 बजे विशाल मुजफ्फरनगर में मौजूद था। इसके अलावा और बहुत सारे एविडेंस हैं जो विजुअली उतने स्ट्रॉन्ग भले ही ना हो, लेकिन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 10 तारीख से लेकर और 15 जनवरी तक जब इस वारदात को अंजाम दिया गया जम्मू के कठुआ में, उस वक्त विशाल वहीं मौजूद था। 3 अलग अलग एटीएम ट्रांजैक्शन हैं जो 10 से 15 के बीच में इस एटीएम के जरिए किए गए, इसी कार्ड के जरिए किए गए जिस कार्ड से विशाल 15 को ये पैसे निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिस सेंटर पर विशाल एग्जाम दे रहा था वहां बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इसके आगे या पीछे सेंटर में परीक्षा दे रहे थे। उनसे हमने जब बात की तो कुछ ने ऑन रिकॉर्ड और बहुत सारों ने ऑफ रिकॉर्ड हमें ये बताया कि विशाल को वहां पर पेपर देते हुए देखा गया। विशाल की मकान मालकिन लगातार ये बात कह रही हैं कि 7 जनवरी से लेकर और जब तक विशाल को अरेस्ट नहीं किया गया, विशाल मुजफ्फरनगर में ही मौजूद था। छुट्टियां हो गई थी, वो कठुआ जाना चाहता था, मां से उसकी बात हुई लेकिन मां ने कहा यहाँ कुछ झगड़ा चल रहा है, तुम यहाँ ना आओ, तो वो वहीं रुका रहा मुजफ्फरनगर में। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो इस बात को बार बार साबित कर रहे हैं कि विशाल मुजफ्फरनगर में और उसी इलाके में मौजूद था और उस दौरान वो कठुआ गया ही नहीं। जी, पवन के पास हम चलते हैं। पवन, आप भी इस दौरान उस कॉलेज में भी गए जहां पर विशाल अपना एग्जाम दे रहा था और भी आपने भी इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन किया। आपका जो सत्य है वो क्या कहता है? जैसा कि पूजा ने कहा, हमने बहुत से ऐसे छात्रों से बात की जो एग्जाम सेंटर में विशाल जगोत्रा के साथ बैठे थे। ऐसे ही एक शख्स थे विशाल सिंह जो कि सहारनपुर के कुमारहेड़ा गांव में रहते हैं। उन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया कि वो बिल्कुल ठीक
आगे, एक रोल नंबर आगे थे और वो उनके आगे बैठते थे। हालांकि एक आम आदमी की तरह वो इस बात की तस्दीक नहीं कर पाए कि क्या वो 12 तारीख को एग्जाम दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, लेकिन हां, उन्होंने ये कहा कि उसने विशाल जगोत्रा को वहां एग्जाम देते हुए देखा है। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं जो अभी निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि यह सच्चाई की एक पहली किश्त है। मसलन जो मकान मालकिन है उसने कुछ डिटेल जो हमें दी हैं उससे कुछ और सुराग मिले हैं। मसलन ये कि जन्मदिन पर मकान मालकिन का फोटो विशाल जगोत्रा ने अपने फोन से खींचा और अपनी मकान मालकिन को भेजा। वो फोटो हमारे पास है। वो फोटो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, क्योंकि किसी भी फोटो को इलेक्ट्रॉनिकली ये पहचाना जा सकता है कि वो किस कैमरे से खींचा गया और कैसे और कहां भेजा गया। खींचने की तिथि क्या है? बिल्कुल, 2 बातें हैं सर, उसकी जांच हम कर रहे हैं, वो अगली किश्त होगी। एक फोटो 16 तारीख का है, जहां जो मकान मालकिन है उसकी पोती का जन्मदिन, 11 साल की एक पोती जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, वो फोटो अब हम अपने प्रोग्राम में आगे दिखाएंगे। वो फोटो 16 तारीख शाम 5 बजे की है। वो इतना बड़ा एविडेंस नहीं था जितनी बड़ी ये सीसीटीवी है, इसलिए हमने और ज्यादा खंगालने की कोशिश की और पूजा मक्कड़ बाद में दोबारा गई। यानी ये सच का एक छोटी सी किश्त है। सच अभी और बाकी है जो ये साबित कर रहा है, या कहें कि ये इशारा कर रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में। जी, राजू केरनी के पास चलते हैं, जो कि लगातार जम्मू से और कठुआ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजू, आज आप उनके परिवार वालों से मिले, विशाल के परिवार वालों से, उनका क्या कहना था? और आप, क्योंकि उस इलाके में आप तो रहते ही हैं, आपने लगातार इन्वेस्टिगेशन किया है, आप इस नए सत्य के बारे में क्या बता सकते हैं? जी सर, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये जो मामला जो है जब उछला, अखबारों में आया और नेशनल मीडिया तक पहुंचा, तो तब से लेके आज तक जो है मैं कम से कम 7-8 बार जो है कठुआ गया हूँ, उनके गांव में गया हूँ, और लोगों से मेरी जो बात हुई है, सभी लोगों का यही कहना था कि बच्ची को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और बेगुनाह जो है इस मामले में नहीं जो है उनको सजा होनी चाहिए। और उनका ये भी कहना था CBI को जो है ये जांच सौंप देनी चाहिए। और जिस तरीके से जो सबसे बड़ी जो अहम कड़ी थी, वो 3 लड़के जो कि विशाल के साथ उस कमरे को शेयर करते थे, सचिन, नीरज और साहिल, उन 3 बच्चों के जो इकबालिया बयान उन्होंने, जो एक तो जो क्राइम ब्रांच ने जो चार्जशीट में लगाया कि उन लोगों ने माना कि विशाल वहां पे नहीं था, लेकिन जो जज के सामने उन्होंने चार्जशीट पेश होने के दूसरे दिन जो जज के सामने उन्होंने बयान दिए 164 के तहत, तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि विशाल इतनी देर तक उनके साथ ही मौजूद रहा। उन्होंने वो डेट तक बताई जिस डेट को लोहड़ी वाले दिन उन्होंने पार्टी की, उन्होंने पैसे बैंक से निकलवाए, उन्होंने यहाँ तक पूरा उसमें पूरी डिटेल्स जो थी वो सारी बताई कि विशाल वहाँ तक था। और उन्होंने ये भी कहा कि विशाल के वो सामने खड़ा करके हमें पीटा गया, हमें भूखा रखा गया, और उस तरह के उन्होंने उसमें पूरे जो है बयानात जो है उसमें अपने दिए। और हमारे पास उनकी सर्टिफाइड कॉपीज हैं, हालांकि उर्दू में यहाँ पे काम होता है, उर्दू की कॉपीज हैं, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन की कॉपीज भी हमारे पास उस सारी चीज़ों की मौजूद है। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड जब हमने उनसे बच्चों से बात करी, वो इतने ज़्यादा सहमे हुए, डरे हुए थे, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन वक्त पड़ा तो वो उनका कहना था कि हम कैमरा के सामने भी आएंगे। अभी तक हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह से टेरराइज किया गया है और हमें इस तरह से डराया गया है कि हमें वो किसी न किसी मामले में फंसा देंगे। तो इसलिए वो जो छुप रहे हैं हर चीज़ से लेके, हालांकि उनको फिर भी एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने उनको, क्योंकि उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री हमने एक और दाखिल करनी है चार्जशीट, तो उनको बुलाया गया था, लेकिन वो लोग वकील के कहने पे वहाँ पर गए नहीं, कि इस डर से कि क्राइम ब्रांच वाले फिर उनको जो है टॉर्चर करेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों का ये कहना है। हालांकि वो 3 जो लोग थे वो उसके साथ रूम शेयर कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में, जैसे ही अब अगली पेशी होगी या सुनवाई होगी, या जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेंगे 7 तारीख को इसके ऊपर, तो उसके बाद ये पता चल पाएगा ये किस जांच में जाएगा। और इसके साथ साथ एक जो अहम मामला जो इसमें है, जो पैसों से जुड़ा हुआ, उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये कितना जो है पैसों का जो इसमें खेल कितना लगता है। क्योंकि कई एनजीओज ने, एक एनजीओज ने इसके फादर के अकाउंट में 5 लाख रुपया दिया, लेकिन 25 तारीख को वो 5 लाख जो था वो चेक जो है बाउंस हो गया। तो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन उनको तो पहुंचा रही है, कुछ लोग जो हैं इस तरीके का खेल भी खेल रही हैं। तो ये सारी तहकीकात ये लंबी तक जाएगी। हमने उनके आप ये परिवार कह रहे हैं कि इस केस में पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए अलग से भी लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? जी सर, जी
क्योंकि इसमें कुछ लोग अलग से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ, जैसे मैंने बताया कि एक चेक जो था वो बाउंस हो गया उसके अकाउंट से, 25 तारीख को वो चेक बाउंस हो गया। तो ये अपने आप में बताता है कुछ लोग शायद पब्लिसिटी गेन करने के लिए, हमदर्दी गेन करने के लिए लोगों की, तो ये सारी चीज़ें उसमें कर रहे हैं। क्योंकि रामबन जिला तक हमने उस परिवार को जो है पहाड़ों में चला गया था, अब वो दिसंबर में परिवार वापस आएगा, क्योंकि उसके बाद वो कारगिल संस्कार तक परिवार जाता है ये, तो वो वहाँ तक जो है वो चले गए हैं। तो लोग जो है उनके नाम पे कुछ फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ पब्लिसिटी गेन करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो अपने आप में यह लगता है कि पीड़िता को इंसाफ दिलवाने की बजाय पीड़िता को जो है इंसाफ जो है उसके पीछे रह जाएगा। और इस तरह से लोग जो हैं अपनी जो है ब्रांडिंग करते रहेंगे। जो एक जांच का विषय, हम अपनी जांच जो है अधूरी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने कहा कि हम अपनी जांच जो है आखिरी दम तक, जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उसके दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम उस जांच को जारी रखेंगे सर जी। तो जैसे हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं और आपने भी अलग अलग बार ये बात देखी होगी कि जब भी इस तरह का कोई मामला हमारे देश में होता है तो अलग अलग दुकानें शुरू हो जाती हैं, नई नई दुकानें खुल जाती हैं, नेताओं की दुकानें खुल जाती हैं, एनजीओज की दुकानें खुल जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की दुकानें खुल जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, कोई पैसा कमाना चाहता है, किसी को टीवी पर आने का शौक होता है। हर व्यक्ति अपनी एक अलग तरीके की दुकान खोल लेता है और फिर जिसके साथ नाइंसाफी हुई होती है, जिस बच्ची के साथ इतना वहशीपना हुआ होता है, उसी के आधार पर लोग अपनी अपनी जिंदगियां बना लेते हैं। एक तस्वीर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं। विशाल जंगोत्रा की कई सारी तस्वीरें हैं जो हमने अलग अलग जगह से जुटाई हैं। एक खास बात इन सब तस्वीरों में आपको दिखाई देगी। एक सोने की चेन ये लड़का पहनता है, वो सोने की चेन ज्यादातर ये चांदी की चेन है, और इस चेन को आप लगभग हर तस्वीर में देख सकते हैं। और यही चेन वो उस समय भी पहने हुए है जब वो एटीएम से पैसा निकाल रहा है। सत्य वही है जिसमें कोई विरोधाभास ना हो। अगर विरोधाभास है और दावे अलग अलग हैं तो सच बहुत धुंधला हो जाता है। इस चार्जशीट में जम्मू कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने जो सत्य बताया है वो काफी धुंधला नजर आ रहा है। हमने इसी सत्य को और साफ करने की आज कोशिश की है। फिर से आपको बता देते हैं, हम यहां किसी को क्लीन चिट नहीं देने आए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आरोपियों के साथ हैं, हम आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस बच्ची को इंसाफ मिले, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो समझ से परे हैं, जो समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन इस देश में लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बोले तो सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग होगी, उनकी बदनामी की जाएगी, उन्हें धमकियां दी जाएंगी और उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाएगा, और उनकी ब्रांडिंग ऐसी कर दी जाएगी कि ये लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग रेप का पक्ष ले रहे हैं, ये लोग हत्या का पक्ष ले रहे हैं। इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन तो भी हमें और किसी पर नहीं तो आपके ऊपर यानी अपने दर्शकों पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, और हम चाहते हैं कि आज न्यायपालिका इस कार्यक्रम को देखे। हम ये भी चाहते हैं कि कश्मीर की क्राइम ब्रांच भी आज ये सारी बातों को देखे। हो सकता है कि इन सारे सबूतों के बाद उन्हें भी कोई मदद मिल जाए। पूरा देश ये चाहता है कि इस मामले में हत्यारों को सजा मिले, हम भी यही चाहते हैं। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस मामले में जो भी सच है वो सबके सामने आना चाहिए। 16 अप्रैल को हमने कठुआ के रसाना गांव से आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। तब हमारी रिपोर्ट के माध्यम से देश के सामने कुछ नए तथ्य आए थे, और इसके 2 दिन के बाद ही यानी 19 अप्रैल को हमने अपने एक और संवाददाता पवन नारा को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर भेज दिया था, ताकि वो इस मामले में आरोपी विशाल जंगोत्रा के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करें। हमारी टीम मुजफ्फरनगर में उन सभी जगहों पर गई जहां से इस मामले की कड़ियां और तार जुड़े हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट से जांच एजेंसियों को भी बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उनसे छूट गई। जो उनसे छूट गया वो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। मेरे हाथ में क्राइम ब्रांच की 16 पन्नों की वो चार्जशीट है
जिसमें इस वाक़े को बताया गया। यहीं पर 10 तारीख को वो उस बच्ची से मिला और 6:30 बजे वो उसको लेकर के अपने मामा के एक काऊ शेड बना हुआ है, एक जानवरों को रखने की जगह बनी हुई है, उसमें लेकर के चला गया। मुजफ्फरनगर के जिस लड़के पर कठुआ जाकर रेप करने का आरोप लगा है, वो वारदात वाले दिन मुजफ्फरनगर के ही एक कॉलेज में परीक्षा दे रहा था। ऐसे में यह सवाल है कि अगर उसने कठुआ में रेप किया है तो फिर वो उसी समय उसी दिन मुजफ्फरनगर में परीक्षा कैसे दे सकता है। जम्मू के कठुआ में 8 वर्ष की बच्ची की गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। जम्मू में जब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी, तब हमने इस मामले में क्राइम ब्रांच की चार्जशीट को ध्यान में रखकर अपनी पड़ताल शुरू की, ताकि मृत बच्ची के गुनहगारों को सजा दिलवाई जा सके और असली गुनहगार किसी भी कीमत पर बच न सके। 16 अप्रैल को हमने डीएनए में कठुआ के रासना गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। हमारे संवाददाता राजू केरनी और राहुल सिन्हा ने क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक घटना स्थलों का दौरा किया था। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जो परिस्थितियां दिखाई दी, उनसे ऐसा लगता है कि क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कई लूपहोल्स हैं, जिनसे उस 8 वर्ष की बच्ची के गुनहगारों को मदद मिल सकती है। 19 अप्रैल को हमारे संवाददाता पवन नारा मुजफ्फरनगर गए। मुजफ्फरनगर इस मामले में बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि चार्जशीट के पेज नंबर 5 के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी नाबालिग ने 11 जनवरी अपने मामा सांझीराम के बेटे विशाल जंगोत्रा को फोन करके लड़की के अपहरण की जानकारी दी थी और बच्ची का रेप करने के लिए कठुआ बुलाया था। चार्जशीट के मुताबिक 12 जनवरी को सुबह 6 बजे विशाल जंगोत्रा कठुआ पहुंच गया। चार्जशीट में लिखा है कि 11 जनवरी को नाबालिग आरोपी ने एक दूसरे आरोपी विशाल जंगोत्रा को फोन के माध्यम से लड़की की किडनैपिंग की सूचना दी। नाबालिग ने उससे कहा, मेरठ से लौट आओ अगर तुम अपनी वासना को संतुष्ट करना चाहते हो। क्या रेप करने के लिए विशाल जंगोत्रा मेरठ से जम्मू गया, जैसा कि चार्जशीट में कहा गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने यह बताया है कि विशाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर में मौजूद आकांक्षा डिग्री कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में इस बात का जिक्र नहीं था कि आखिर विशाल जंगोत्रा कहां रहकर पढ़ाई कर रहा था और उसकी गिरफ्तारी कहां से की गई। 19 अप्रैल को सबसे पहले हमारे संवाददाता पवन नारा मुजफ्फरनगर के खतौली में मौजूद के जैन इंटर कॉलेज पहुंचे। ये वही परीक्षा सेंटर है जहां पर विशाल जंगोत्रा बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहा था। चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने यह कहा है कि 12 जनवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 15 जनवरी शाम 4 बजे तक विशाल जंगोत्रा कठुआ में मौजूद था। लेकिन के जैन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद कुमार राणा ने हमें अटेंडेंस शीट दिखाई, जिसमें 12 जनवरी को विशाल जंगोत्रा के हस्ताक्षर हैं। अगर ये अटेंडेंस शीट एकदम सही है, तब इसका मतलब यह है कि 12 जनवरी को विशाल जंगोत्रा ने मुजफ्फरनगर में परीक्षा दी है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, विशाल का नाम जो है आ रहा है 8 साल की बच्ची के रेप के मामले में। 12 तारीख को पुलिस की चार्जशीट कहती है कि वो जम्मू में सुबह 6 बजे मौजूद था। आपके दस्तावेज क्या कहते हैं? नहीं, हमारे दस्तावेज के अनुसार तो प्रेजेंस है उसकी कॉलेज में। पेपर दिया है 12 तारीख को दिया है, आगे पीछे वाले भी दिए, सारे दिए, सब पेपर दिए। अटेंडेंस दिखा सकते हैं सर? यहाँ आप देख सकते हैं 71 जो है वो विशाल का है। ये विशाल जंगोत्रा लिखा गया है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, तारीख 12 है 1/18 शुक्रवार का दिन था। एग्जाम का टाइम था सुबह 10 से 1 बजे तक। एग्जाम का कोड है D192 और यहाँ के जैन पीजी कॉलेज एग्जाम सेंटर का नाम भी है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये ओरिजिनल है? नहीं, ये फोटोकॉपी है। ओरिजिनल एसआईटी की जो टीम आई थी जम्मू से, वो ले गई थी। वो लेके गई थी जी। तो क्या ये 12 तारीख है, उससे पहले या आगे पीछे भी कोई एग्जाम दिया उसने? जी हाँ, उसने आगे 15 में फिर एग्जाम दिया है। ये 15 तारीख का एग्जाम है। इसमें विशाल का ये जो रोल नंबर है, उसमें लिखे लगातार साइन है विशाल जंगोत्रा। अगर विशाल जंगोत्रा 12 जनवरी को मुजफ्फरनगर में मौजूद था, तो ये क्राइम ब्रांच के द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में एक बहुत बड़ा लूपहोल है। लेकिन चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने पेज नंबर 14 पर यह भी कहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर की सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली गई है। विशाल के पिता सांझीराम ने आकांक्षा कॉलेज के चेयरमैन के साथ मिलकर और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों को बड़ी रिश्वत देकर ऐसे सबूत बनवाए जिससे यह लगे कि विशाल 12 जनवरी को परीक्षा दे रहा था। मुजफ्फरनगर में मौजूद खतौली के परीक्षा केंद्र के बाद हमारी टीम ने मुजफ्फरनगर के ही मीरापुर का रुख किया,
जहां आकांक्षा कॉलेज में विशाल जंगोत्रा बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। यहां से हमें उस घर का पता चला जहां पर विशाल जंगोत्रा किराए पर रहता था। ये विशाल जगोत्रा का एडमिट कार्ड है जिसमें विशाल का बाकायदा फोटो लगा है और जिस मकान में यहां लिखा हुआ है किराए के लिए मकान खाली है, इसी सीढ़ी से ऊपर जाके कमरा है जहां विशाल जगोत्रा रहता था। हमने मकान मालिक से बात की, उन्होंने इस फोटो की तस्दीक की है कि यही विशाल जगोत्रा है और वो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक यहीं मीरापुर में ही था, जो कि मुजफ्फर जिले में आता है, और अपने इम्तिहान दे रहा था। यानी यहां जो सबूत निकल कर आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि विशाल जगोत्रा 10 से 16 जनवरी के बीच यहीं मौजूद था। यह मकान इस पूरे मामले की एक बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि यहीं पर विशाल जंगोत्रा रहता था। लेकिन इस मकान की मालकिन ने हमें बताया कि परीक्षा के दौरान विशाल जंगोत्रा उनके घर में ही रह रहा था। सुमन शर्मा के मुताबिक 13 जनवरी को लोहड़ी थी और उन्होंने विशाल जंगोत्रा को मंदिर जाने के लिए कहा था। 14 जनवरी को विशाल जंगोत्रा ने मकान मालकिन से बर्थडे पार्टी के लिए कहा, क्योंकि 14 जनवरी को मकान मालकिन का जन्मदिन था। मेरा जन्मदिन था तो मैंने विशाल से क्या तारीख थी? 14 तारीख। 14 मकर संक्रांति जनवरी। हाँ जी। मैं सुबह ही गई पानी देने जल को, तो ये फिर सब उठ के आए, पेस्ट कर रहे थे। कह रहे आंटी हैप्पी बर्थडे, आज आपका जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ भाई है। आंटी आज तो आप दावत दे रही हो तो हम खाना ना बनाए? मैं कहा नहीं भाई, मैं तो जन्मदिन मनाती ही नहीं। कह रहे क्यों? मैंने कहा ना भैया, मैं तो वैसे ही आपको जो खिलाना होगा ले आओगे। तो मैं थाली में फिर इनके लिए रेवड़ी और मूंगफली लेके गई और सारे बच्चों को अपने हाथ से दे के आई। तो इन्होंने विशाल ने कहा कि गिफ्ट भी तो देना है आंटी को। फिर उन्होंने छत में धूप पे चले गए तो इनने विशाल ने अपनी चैन निकाल के मुझे दे दी। वो चैन चांदी की विशाल आज भी गले में पहन रहा है। जब पुलिस आई थी तब उसके गले में पड़ी हुई थी। पड़ी हुई थी? हाँ पड़ी हुई थी। 5 तोले की चैन है उसके गले में। वो 16 जनवरी को सुमन शर्मा ने अपनी 11 साल की पोती का बर्थडे भी मनाया। इस बर्थडे पार्टी में विशाल मौजूद था। मकान मालकिन ने विशाल जंगोत्रा की 16 तारीख की तस्वीरें भी हमें दिखाई। अच्छा, एक फोटो आपने हमें दिखाया, वो फोटो कब का है और क्या तारीख है और क्या मौका था? 16 जनवरी को मेरी पोती का जन्मदिन होता है। उस दिन मैंने सभी को दावत दी थी, जो मेरे घर में बच्चे थे, जितने भी किराएदार थे, सबसे कहा भी आज तुम्हारा खाना है क्योंकि बच्चों का जन्मदिन है। तो मेरी बेटी के जो बच्चे गए थे, बच्चे भी आए हुए थे और वो लोग भी मेरे घर में आए हुए थे केक के टाइम शाम को। आपकी पोती की उम्र क्या है? 12 साल की। आपकी पोती 12 साल की है और जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई वो 8 साल की है। जब आपको ये खबर पता चली, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? दुख हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि विशाल का ही नाम आ रहा उसमें। जब विशाल मेरे सामने तो मैं क्या मान सकती हूँ। तो मुझे तो बहुत बड़ा अफसोस है कि विशाल 12 तारीख को यहाँ है और वहाँ पता लग रहा है कि वहाँ ऐसा हो गया। तो मैं इस बात में कुछ भी क्या कह सकती हूँ, बताओ। मकान मालकिन का बयान चौंकाने वाला था। सच क्या है, इसकी पड़ताल के लिए हम सहारनपुर के कुमारहेड़ा गांव पहुंचे। यहाँ उस युवक का घर है जिसने विशाल जंगोत्रा के साथ परीक्षा दी थी, जिसका रोल नंबर विशाल जंगोत्रा के ठीक बाद है। ये विशाल है, विशाल जंगोत्रा के रोल नंबर है 471 और इनका रोल नंबर है 472। यानी ये भी वही एग्जाम दे रहे थे। आप ये बताइए, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं और क्या आपने विशाल जंगोत्रा को कभी देखा? मैं आकांक्षा कॉलेज में मीरापुर, और उसे विशाल को मैंने वहाँ पे देखा खतौली में। खतौली में कहाँ? कुनकुन जैन में। कुनकुन जैन में। तो क्या अगर विशाल आपके सामने आए, अगर हम आपको ये विशाल का फोटो दिखाएं तो देख के क्या कहेंगे कि आपने इसको एग्जाम सेंटर में देखा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा था। तो ये आपके आगे बैठता था? कहाँ बैठता था, क्योंकि रोल नंबर तो आसपास है? जस्ट आगे बैठता था। लेकिन क्या ये संभव है कि 12 को विशाल की जगह कोई और आ गया हो? होगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। सख्ताई थी वहां? बिल्कुल। मुजफ्फरनगर से पवन नारा, जी मीडिया। तो आपने देखा, कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां हमारे रिपोर्टर्स ना गए हों, जहां जी न्यूज ना पहुंचा हो। हमने मुजफ्फरनगर के मीरापुर की सीसीटीवी फुटेज आज आरोपी विशाल जंगोत्रा के परिवार को दिखाई और विशाल के परिवार वालों ने इसकी पुष्टि की कि सीसीटीवी में दिखने वाला युवक विशाल जंगोत्रा ही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पहचानने में परेशानी होती है, सही पहचान नहीं हो पाती। कोई दूसरा लड़का भी हो सकता है जो कि विशाल जैसा ही दिखता हो और उसको सबसे बेहतर तरीका यह है कि उसके परिवार वालों को ही दिखाया जाए। विशाल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है और हमारे संवाददाता राजू केरनी ने विशाल जंगोत्रा की 2 बहनों और उसकी मां से इस सीसीटीवी के फुटेज आने के बाद बात की। ये वीडियो जो है
इस वीडियो को पहचान सकते हैं आप? इस वीडियो सर इसमें मेरा भाई है। ये कहाँ का वीडियो लग रहा है आपको? सर यहाँ का तो नहीं है, ये वहीं पे है जहाँ पे वो पढ़ाई करता है। आप अगर इसमें आपका भाई कौन सा आप बताएंगे इसमें? तो ये मेरा भाई है। कौन सा? ये वाला विशाल। इसके साथ जो लड़के दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? सर इनको नहीं मैं जानती, लेकिन मेरा भाई ये है। ये कैसे आप पक्का कह सकते हैं ये वहाँ का ही वीडियो है? ये वहीं का वीडियो है। मुझे नहीं पता ये उसी जगह का है, वैसे जहाँ पे वो पढ़ाई करता है ये वहीं का है। ये मेरा भाई है, ये जिसके गले में चेन है। हाँ, जिसके गले में चेन है ये मेरा भाई है। सर ये वहीं का वीडियो है, वो यहाँ पे आया ही नहीं है, यही सच है। वो यहाँ पे नहीं आया। आपको क्या लगता है, यकीन हो गया कि आपका भाई जो था वहाँ पे था? सर हमें पहले ही यकीन था, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था। आज प्रूफ है कि वो वहीं पे था। इस वीडियो में आपके भाई ने जो कपड़े पहने हुए हैं ये उसी के है सर। ये गले में चेन पहनी हुई वो भी उसी की है और कपड़े भी उसी के हैं। आपने अपनी जो है अकाउंट की कॉपी जो अपना ATM उसको क्यों दिया हुआ था? क्योंकि उसके पास पैन कार्ड नहीं था और बिना पैन कार्ड के कोई भी अकाउंट नहीं खुलेगा। तो अभी उसने अप्लाई भी नहीं किया था, तो मैंने ये कहा उसको कि अब भी तेरे को चाहिए तो मेरा ले जा, क्योंकि मैंने नया ही अकाउंट बनाया था, अभी उसको स्टार्ट भी नहीं किया था। तो अभी ना मैंने SBI का, जब से उसने एडमिशन लिया ना वो तब से वहीं से निकलवा रहा है। पापा यहाँ से डलवाते थे, वो वहाँ से निकलवा लेता था। आप उसकी पूरी पासबुक पे देख सकते हो, उसकी पूरी लोकेशंस वहीं की है, मीरपुर की है, यहाँ से वो निकलवाता है। वैसे ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें कौन है? इसमें पहचान सकते हैं? आपका बेटा कोई है यहाँ पे? सर ये है हमारा विशाल बेटा। पक्का आपको? हाँ पक्का मेरा बेटा है। बड़ी चैन डाली गले में, पापा ले मैंने चैन बनवाई, इसके लिए चांदी की चैन दोनों भाइयों के लिए लाई थी। कैसे पक्का कह सकते हैं ये विशाल ही है? भैया मेरा बेटा है विशाल। ये मेरा बेटा बोला बेटा, मेरा विशाल बेटा है मेरा। ये मेरा बेटा है विशाल, मेरा बेटा है, मेरा विशाल बेटा है। आप पहचानिए इसमें। भैया आज मीडिया में दिखाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया ने बहुत गंदगी फैलाई। आज मीडिया में यही फोटो गंदे शब्द से दिखाया जा रहा था, लेकिन इस फोटो को देखिए, वही चेन और वही चेहरा है। ये विशाल है और ये मेरठ के मीरापुर में था। उधर की फोटो है, देखिए हमारे जम्मू में है ये लोग। आप ये देखिए कि ये फोटो जो है, ये जो चेहरे हैं ये हमारे जम्मू के हैं। मैं चाहती हूँ सच में इंसाफ चाहिए, CBI चाहिए। हमें 100% पता था कि हमारा बच्चा उधर है, लेकिन क्राइम ब्रांच ने सब सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन भगवान गवाह है, सच के साथ भगवान होता है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और अब आखिर में आपको एक बार फिर से अपनी रिपोर्टर्स की उस टीम से मिलवाते हैं, उनके पास फिर से चलते हैं। और आखिर में पूजा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इतने दिन ये पूरी तफ्तीश करने के बाद आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए सुधीर जी, जिस तरह से विशाल का परिवार रो रहा है, उनके आंसू कह रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ी सच्चाई कोई नहीं हो सकती। जो परिवार कह रहा है कि हमें 100% पता था, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था, वो प्रूफ आज जी न्यूज ने उनको दिया है। इसी तरह से हमने विशाल ने जहां पेपर दिए, जहां वो पढ़ता है, उसके आगे और पीछे बैठने वाले तमाम स्टूडेंट से बात की, उन गलियों में जाके लोगों से बात की जहां विशाल 6 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से किराए पर रह रहा था। सब लोगों का कहना है, मंदिर का आदमी कह रहा है कि फूल लेने आता था, ATM और 2-3 है जहां पर कार्ड स्वाइप किए गए। बहुत से लोग कह रहे हैं हम उसे रोज देखा करते थे, वो यहीं पर मौजूद था। और ये भी हैरानी की बात है कि जिस व्यक्ति का नाम आरोपी के तौर पर इतने बड़े केस में दर्ज था, वो आराम से वहां मौजूद था और वहीं से उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं इस चार्जशीट पर। अब ये तस्वीर जो हमने दिखाई है, इसकी सत्यता पर अगर किसी को सवाल हो तो उसे भी हम आमंत्रित कर सकते हैं कि वो आराम से इस फुटेज की जांच कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट को और इन तस्वीरों को मिलाकर जो सही सच है वो किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जरूर सामने लाना चाहिए। जी पवन, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने दिन आपने मुजफ्फरनगर में बिताए, इतने सारे लोगों से बात की,
आपका निष्कर्ष क्या है? सुधीर जी, मैं आपका ध्यान उस तस्वीर की तरफ लेना चाहूंगा जो मेरी रिपोर्ट में दिखाई गई, जिसमें एक पार्टी हो रही है। 11 साल की बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में आपको 4 लड़के दिखाई दिए होंगे। ये वही 3 लड़के हैं जिनका जिक्र राजू केररी जी ने किया है कि जिनसे पुलिस ने पूछताछ की और कड़ाई से पूछताछ की। ये वही 3 बच्चे हैं या 3 लड़के हैं जो सीसीटीवी फुटेज में जगोत्रा के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी ये वो कड़ी है जो अभी सुलझनी बाकी है, क्योंकि इनकी मौजूदगी वहां थी, विशाल जगोत्रा के साथ वो मौजूद थे। तो यानी ये 3 जो किरदार हैं उनको अभी और टटोलना है, क्योंकि वही साबित करेगा कि आखिर इस मामले में पूरा सच क्या है। दूसरी बात ये जो मैंने मकान मालकिन से पूछा, उनका कहना था कि हमारे घर में 11 साल की बच्ची है और विशाल का व्यवहार बिल्कुल शालीन था। जब उन्हें पता चला कि 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और विशाल का उसमें नाम आया है, तो उनके लिए भरोसा करना मुश्किल था। तो अपने आप में बड़ी बात सही है कि जिनका आप बता रहे हैं, जो मकान मालकिन है, उनसे यह भी कहा गया था कि आप इस तस्वीर को डिलीट कर दीजिए। जी बिल्कुल, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने 16 तारीख की इस तस्वीर को पेश किया कि हमारे पास ये सबूत है कि 16 तारीख को पार्टी में मौजूद था, तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अपने आला अधिकारियों से पंजाबी में या कहीं कि दूसरी भाषा में बात की जो वो नहीं समझ पाए। अंत में उन्होंने कहा कि हम आपको फोटो देना चाहते हैं। उन्हें कहा गया कि आप इसे डिलीट कर दीजिए वरना आपको जम्मू गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हम गवाही देने के लिए जम्मू नहीं जाना चाहते, ठीक है हम आपका नाम हटा रहे हैं, आप इस फोटो को डिलीट कर दीजिए। वो तो हमारी किस्मत ये रही कि उन्होंने फोटो डिलीट करने की बजाय आर्काइव कर दिया, जो उनके फोन से गायब हो गया। और जब हमने मांगा उनसे फोटो तो आर्काइव में हमें मिल गया। ये तो एक इत्तेफाक था, लेकिन वहां से पुलिस ने इस फोटो को डिलीट करने की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उन्हें कहा, डराया कि आपको गवाही देने के लिए जम्मू आना पड़ेगा। जी, और अब चलते हैं हम राजू के पास। राजू, आप तो जम्मू में हैं, आप कई बार उस जगह पर जा चुके हैं। आपसे अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि पूरे देश में इस खबर के बारे में चर्चा हो रही है, ये अलग अलग जो दुकानें सज गई हैं, जो राजनीति हो रही है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमें जितनी खबरें मिलती हैं दूर बैठकर मिलती हैं। आप उस जगह पर मौजूद हैं, आप हमें पूरे देश को बता सकते हैं कि वहां चल क्या रहा है। जी सुधीर सर, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये बताऊं कि जब हमने ये रिपोर्ट दिखाई, जो पहली बार हमने ये रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद से जो परसेप्शन बार मीडिया में लोगों को था उसमें भी बदलाव आया, और यहाँ के लोगों को भी जो बार बार, क्योंकि जब से 9 तारीख से लेके और 16 तारीख तक जब तक हमने ये रिपोर्ट नहीं दिखाई थी, तो एक जो थी हर बाहर जो है खबर जा रही थी कि जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू के जो रहने वाले हैं, वो रेपिस्ट को बचाने के लिए जो है एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत जो थी, जो जी न्यूज़ ने जब सच बताया, तो उसके बाद लोगों को ये राहत मिली कि उनकी जो एक छोटी सी बात, जो एक मांग थी कि सही तरीके से जांच की जाए, वो मांग जो है बाहर तक पहुंची। और उसके बाद जो है कुछ मीडिया एक्टिव हुआ उसके बाद। लेकिन हमने जितनी भी ये चीज़ें यहाँ पे देखी, उसमें साफ साफ लगता है कि क्राइम ब्रांच ने इस पूरी रिपोर्ट को करने के लिए जैसे 3 सीट बना दी गई, जल्दी से बिना किसी को जांच किए हुए। पहले एक पुलिस की बनी, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू के आईजी के कहने पे बनी, फिर कश्मीर के महबूबा मुफ्ती ने कह दिया। और सबसे बड़ी अपने आप में विरोधाभास ये आ जाते हैं कि जब 23 जनवरी को जब ये क्राइम ब्रांच को केस जाता है, तो उसी समय ही चीफ मिनिस्टर अपने ट्विटर पर ये कहती हैं कि ये रेप एंड मर्डर, यानी कि पहले ही ये प्रीफिक्स हो गया था। ऐसे ही एक और मिनिस्टर हैं उनकी चौधरी जुल्फिकार, वो भी अपने ट्विटर हैंडल पे कहते हैं रेप एंड मर्डर को एक्यूज। मतलब ये है कि पहले से ही उन्होंने सारी चीज़ें अपने में ये डिसाइड तय कर ली थी। और उसके साथ साथ जो एक चौंकाने वाली बात थी कि लोग जो पैसा इकट्ठा करना शुरू हो गए थे। हालांकि हमारे जब उनके परिवार के लोगों से बात हुई, काफ़ी दूर पहाड़ों पे जाके हमने बात की, वहाँ पे सनासर के ऊपर पहाड़ों में, तो उनका कहना था कि हमने किसी को ऑथोराइज नहीं किया, हमने किसी को नहीं कहा कि हमें जो है पैसा चाहिए। लोग जो हैं कोई अगर अपनी मर्जी से डाल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपस में ये लगता है कि कहीं क्राइम ब्रांच की टीम के जो जाँच है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि जाँच बड़ी जल्दी में हुई है, उसमें कोताही हुई है, उसको दोबारा करना चाहिए। क्योंकि क्राइम ब्रांच अभी तक कह रहा है कि एक सप्लीमेंट्री जो है चार्जशीट फाइल करनी है। तो अगर सप्लीमेंट्री फाइल करनी थी तो पहले क्यों वो वाली फाइल कर दी? इसका मतलब वो भी देख रहे हैं कि शायद कहीं और से कोई क्लू मिल जाए, तो उनको कैसे किस तरीके से जो है लगता है सारी चीजें ये देखते हुए कि ये टेलर मेड स्टोरी थी जिसमें कुछ किरदार जो है उसको डाले गए हैं। जी राजू, आपका शुक्रिया। पूजा और पवन, आपका भी शुक्रिया। आपने पूरे 15 दिन लगाए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। और एक बार फिर हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि हम किसी अपराधी का साथ देने यहाँ नहीं आए हैं। अपराधी जो भी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अपराधियों को छोड़ देना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन कश्मीर क्राइम ब्रांच की जो चार्जशीट है, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिल नहीं रहे हैं, और जब तक किसी के पास सबूत ना हो तब तक इस चार्जशीट पर भी सवाल नहीं उठाए जा सकते। इसलिए हम पहले सबूत लेकर आए और उन सबूतों के आधार पर हम ये सवाल आज उठा रहे हैं। सबूत है सबसे बड़ा वो एटीएम का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो लड़का विशाल जंगोत्रा नाम का 15 तारीख को मुजफ्फरनगर में ही नजर आ रहा है। इसलिए कश्मीर क्राइम ब्रांच को इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। इस जांच में अगर कुछ पहलू उनसे छूट गए हैं तो हम उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्राइम ब्रांच अगर चाहे तो हम ये फुटेज उन्हें दे सकते हैं। हम जांच में पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। जितने लोगों से हमने बातचीत की है, उनके नाम, पते, फोन नंबर, उन्होंने क्या बयान दिया, कैमरे पर उन्होंने क्या कहा, ये सब कुछ हम जांच एजेंसियों को देने के लिए तैयार हैं। अगर सीबीआई जांच करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, सीबीआई को देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस मामले में देश सच जानना चाहता है। सत्य क्या है ये जानना चाहता है, अर्ध सत्य क्या है ये नहीं जानना चाहता। अभी तक हमें जो मिला है देखने को, सुनने को, वो अर्ध सत्य है। देश सत्य जानना चाहता है। यह मामला अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है, इसलिए न्यायपालिका पर हमें पूरा यकीन है। लेकिन आज हम चाहेंगे कि न्यायपालिका भी जो सबूत हमने दिखाए हैं आप सबको, वो भी इन सबूतों का, इन एविडेंस का संज्ञान ले। और सबसे बड़ी अदालत किसी भी देश की होती है लोगों की अदालत। आप सबकी अदालत में हम ये मामला रख चुके हैं, हम इस पर अपनी पैरवी कर चुके हैं। किस आधार पर पैरवी कर रहे हैं वो भी आपको बता चुके हैं, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि ये मामला अब आप सबके बीच में आ गया है। और आपको बता दें कि इस समय पूरा देश जी न्यूज देख रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग इस समय जी न्यूज देख रहे हैं। तस्वीरें हमें लगातार लोग भेज रहे हैं कि देखिए इस समय हम आपको देख रहे हैं, हम जी न्यूज को देख रहे हैं। इस खबर पर हम लोग लगातार, आप जो बता रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग, और ये वही तस्वीरें हैं जो हमारे अलग अलग दर्शकों ने हमें अलग अलग देश के हिस्सों से भेजी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो रिपोर्टर्स की टीम है, जी न्यूज के रिपोर्टर्स की टीम, वो आज इस मामले के साथ और अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाई होंगी। और आज जो कुछ सबूत हमने आपके सामने पेश किए हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन में, जांच में और मदद मिलेगी। हमें जांच में बाधा नहीं करनी है, हम बाधा नहीं पहुंचाना चाहते, जांच को रोकना नहीं चाहते, किसी को बचाना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जांच अच्छी तरह से हो और जांच में किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ खास लोग ये सोचकर बैठे हैं कि जांच को इस तरफ मोड़ देना है, तो ऐसे लोग सफल नहीं होने चाहिए। और इस मामले को लेकर जो दुकानें खुल गई हैं, राजनीति की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, मीडिया की, एनजीओज की, छात्र नेताओं की, वो दुकानें बंद होनी चाहिए। और अब आज के इतिहास से जुड़ा एक सवाल आपके लिए। आज आपको यह बताना है कि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई थी। आप इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1870 में आज हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी, जो 7 महीने और 21 दिन में पूरी हुई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में सभी किरदार पुरुष थे। महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों ने ही निभाई थी और दादा साहब फाल्के की पत्नी पूरे फिल्म क्रू के लिए खुद खाना बनाती थी। यहां तक कि इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाले कॉस्ट्यूम्स भी वो खुद ही धोती थी। इसके बाद 1937 तक दादा साहब फाल्के ने 95 फिल्में और 25 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। अपने जीवन में उन्होंने फिल्में बनाने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के के नाम से ही दिया जाता है। वर्ष 1945 में आज जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर और उनकी पत्नी ईवा ब्राउन ने बर्लिन में आत्महत्या कर ली थी। उनकी शादी महज 1 दिन की शादी थी। बर्लिन के एक बंकर में 29 अप्रैल को शादी करने के बाद अगले ही दिन 30 अप्रैल को दोनों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि उन्हें अपने बंकर पर हमले और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी। वर्ष 1789 में आज ही के दिन जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे और इसी पद पर रहकर जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के आग्रह को ठुकरा दिया था। हालांकि वर्ष 1799 में वो फिर लौटे और उन्होंने अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाला। पद छोड़ने के 3 साल बाद 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वर्ष 1993 में आज ही के दिन मशहूर टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलेस को जर्मनी में सिटीजन कप टूर्नामेंट के मैच के दौरान पीठ में छुरा घोंपकर घायल कर दिया गया था। यह घटना 6000 से भी ज्यादा दर्शकों के सामने हुई थी और हमला करने वाला व्यक्ति जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ का फैन था और वो स्टेफी ग्राफ की जीत के लिए मोनिका सेलेस को रास्ते से हटाना चाहता था। वर्ष 1938 में आज ही के दिन एनिमेटेड शॉर्ट मूवी पॉकीज हेयर हंट के साथ एनिमेटेड कैरेक्टर हैप्पी रैबिट दुनिया के सामने आया था। यही एनिमेटेड कैरेक्टर आगे चलकर बग्स बनी के नाम से मशहूर हुआ और आज भी ये किरदार बहुत लोकप्रिय है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सत्य का साथ दीजिए। सत्य के रास्ते में देर हो सकती है, तकलीफें भी हो सकती हैं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। नमस्कार।